हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस समय जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसका नाम है पोएट्री एंड इट्स काइंड्स एंड फॉर्म्स। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए नहीं, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। व्हाट इज़ पोएट्री? इसमें हम पोएट्री क्या है, पोएट्री की डेफिनेशंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम पोएट्री या पोएट्री के डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं तो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। हम सीधे आज बात कर रहे हैं पोएट्री के काइंड्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएट्री इट हैज़ टू काइंड्स, सब्जेक्टिव पोएट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री कंसर्न्स विद द पोएट्स पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसका मतलब सब्जेक्टिव पोएट्री जो है वो पर्सनल पोएट्री है, ये पोएट्स के पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स को कंसर्न करती है। इसमें कौन कौन सी पोएट्री आती है? इसमें लिरिक आता है, एलिजी आती है, ओड आता है, सोनेट आता है। इन द ऑब्जेक्टिव पोएट्री द पोएट डज नॉट कंसर्न हिमसेल्फ विद द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएम, रादर हिज अप्रोच टू इट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव पोएट्री में पोएट हैज़ नथिंग टू डू विद हिज पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। उसका पूरा अप्रोच ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव पोएट्री के जॉनर में क्या क्या आते हैं? बैलेड, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड आइडल। तो दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव पोएट्री। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सब्जेक्टिव पोएट्री का जो पहला फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं लिरिक। द लिरिक इज द पोएट्री ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। एज वी ऑलरेडी नो, सब्जेक्टिव पोएट्री की पहली जो क्वालिटी होती है वो पर्सनल पोएट्री है। लिरिक हमेशा पर्सनल होती है, सेल्फ एक्सप्रेशन होती है पोएट की। द वर्ड लिरिक वॉज यूज्ड फॉर एनी सॉन्ग meant to be sung with the lyre. Lyre is a stringed musical instrument known to the Greeks. Literally, the word lyric signifies any short poem or song expressing the personal emotions and experiences of the poet. A lyric may embody any kind of emotion. तो यहाँ पे हमें बात समझना है कि लिरिक एक शॉर्ट पोएम है और ये बहुत ही म्यूजिकल होती है, और इसमें एक एनी काइंड ऑफ इमोशन हो सकता है, बट वो इमोशन सिंगल इमोशन ही होगा थ्रू आउट द पोएम। द चीफ क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिरिक मे बी समराइज्ड एज फॉलो। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम characterized by simplicity in language and treatment. It deals with a single emotion which is generally stated in the first few lines. It is musical in its appeal and charm. A lyric is always an expression of the moods and emotions of the poet. It is characterized by intensity and poignancy. Spontaneity is another quality of a lyric. Some good lyrics in English are Daffodils by Wordsworth, Dover Beach by Arnold, and To Celia by Ben Jonson. आगे हमने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं पोएम्स। ये डैफोडिल्स की लाइनें, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको खुद ही फील होगा दीज आर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। मीन पोएट ऐसा लग रहा है जैसे उसके मन में जो भी बातें आती जा रही बस उसको वो लिखता जा रहा है, और बहुत ही म्यूजिकल भी हैं लाइनें। I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. आप देख सकते हैं लाइनें बहुत ही म्यूजिकल हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हैं। ये खास विशेषताएं होती हैं एक लिरिक की। लैंग्वेज में सिंप्लिसिटी होगी, इमोशंस एकदम स्पॉन्टेनियस होंगे, कोई उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाएगी, और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की गई। यहाँ पे डैफोडिल्स को देख करके पोएट्स के क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सिर्फ इसमें एक्सप्रेस किया गया है डैफोडिल में। नेक्स्ट पोएम डोवर बीच आप देख सकते हैं, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये फील आएगा कि पर्सनल इमोशंस हैं पोएट के। एंड नेक्स्ट इज टू सीलिया बाय बेन जॉनसन। तो ये लिरिक की विशेषताएँ हैं। दूसरे पोएम की तरफ चलते हैं जो सब्जेक्टिव पोएट्री के जॉनर में आता है, that is the elegy. In classical literature, an elegy was simply any poem written in the elegiac meter. Elegiac meter क्या है? Alternating lines of dactylic hexameter and pentameter. Hexa means 6, penta means 5, and was not restricted to subject. It means classical literature में
जो एलिजी थी वो किसी सब्जेक्ट से रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी, जैसे कि आज है। आज हम एलिजी का मतलब मानते हैं मॉर्निंग सॉन्ग, बट अर्लियर मीन क्लासिकल लिटरेचर में ऐसा नहीं था। दो सम क्लासिकल एलिजीज वर लैमेंट्स, many others were love poems. But in English literature, since the 16th century, an elegy has come to mean a poem of lamentation or mourning. Even from an expression of personal grief, the poet passes on to reflection on human life, human suffering, the shortness of human life, and the futility of human ambitions. It may be written in any meter the poet chooses. Thomas Gray's elegy, written in a country churchyard, does not mourn the death of some particular friend or relative, but expresses the poet's grief at the sorry fate of the rude forefathers of the village who died in obscurity. अब इसमें देख सकते हैं एलिजी, जैसा कि हमने बताया था क्लासिकल लिटरेचर में एलिजी वॉज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली लैमेंट्स, बट इंग्लिश लिटरेचर जो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स लिखी गई, इंग्लिश लिटरेचर में एलिजी अब इट वॉज अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। इसका मतलब अब मॉर्निंग ही किया जाता था, बट मॉर्निंग मीन्स पर्सनल ग्रीफ से हट के वो ह्यूमन सफरिंग भी हो सकती थी, शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी हो सकती थी, बट इट मस्ट बी सैड इन टोन। थॉमस ग्रे की जो एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इज़ अ वेरी पॉपुलर एलिजी। हम उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर आगे आप इसको पोएम को पढ़ेंगे तो आप उसमें फील करेंगे इट्स अबाउट द पर्सनल लॉस, बट विद पर्सनल लॉस इट्स ऑल अबाउट द रूट फॉर फादर्स who have died in obscurity। जो अब हम उन फोरफादर्स के अचीवमेंट्स की बात नहीं करते, इस पर दुख व्यक्त किया इस पोएट ने। तो ये कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ के बारे में पूरी बात वो कर रहा है अपने दुख के माध्यम से। तो एलिजी इज ऑल्सो इन द जॉनर ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं इन रग्बी चैपल, एलिजी में ही देख सकते हैं रग्बी चैपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय मैथ्यू अर्नल्ड। तो इन रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नल्ड एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। ये क्वेश्चन भी आता है रग्बी चैपल क्या है, एलिजी है, सोनेट है, क्या है? तो जान लीजिए रग्बी चैपल इज एन एलिजी जिसमें मैथ्यू अर्नल्ड एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, बट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल ग्रीफ द पोएट सून passes on to reflect on the sorry fate of humanity and on the futility of human life. Tennyson's In Memoriam is also very popular poem, is a lament on the death of his college friend Arthur Hallam. But along with his personal grief, the poet reflects on the problems of human life and human destiny. In fact, Rugby Chapel and In Memoriam दोनों poems विक्टोरियन एज को रिफ्लेक्ट करती हैं। विक्टोरियन एज के एक साइकोलॉजी को भी आप इसमें पाएंगे। In modern poetry, the elegy remains a frequent and important poetic statement. Its range and variations can be seen in such poems as A.E. Houseman's To an Athlete Dying Young, W.H. Auden's In Memory of W.B. Yeats, E.E. Cummings' My Father Moved Through Dooms of Love, John Peel Bishop's Hours on F. Scott Fitzgerald, and Robert Lowell's The Quaker Graveyard in Nantucket. Next, moving to the pastoral elegy. अब हम pastoral elegy की जो बात करते हैं, तो pastoral elegy और elegy में डिफरेंस क्या पहले ही जान लेते हैं। पैस्टोरल हिंदी में कहते नहीं, पैस्टोरल एलिजी। पैस्टोरल का मतलब होता है जहाँ चरने के लिए जानवर ले जाए जाते हैं, पास्चर जिसे हम बोलते हैं। तो पास्चर से ही बना है पैस्टोरल वर्ड। तो द पैस्टोरल एलिजी इज एन एलिजी इन विच द पोएट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड हु मोर्न्स द डेथ ऑफ हिज फेलो शेफर्ड। तो एक एलिजी और पैस्टोरल एलिजी में डिफरेंस क्या है? एक एलिजी में पोएट मोर्न्स द डेथ ऑफ समवन और अ पर्टिकुलर ह्यूमन कॉज को दिखाया जाता है, बट पैस्टोरल एलिजी में पोएट अपने आप को एज अ शेफर्ड रिप्रेजेंट करता है और अपने किसी फेलो शेफर्ड के डेथ पर मॉर्न करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एलिजी एंड द पैस्टोरल एलिजी। इट बिगिंस विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड एन इन्वोकेशन टू द म्यूज टू एड द पोएट इन एक्सप्रेसिंग हिज सफरिंग। It usually contains a funeral procession, a description of sympathetic mourning throughout nature, and musing on the unkindness of death. It ends with acceptance of a very affirmative justification of nature's law. इसका मतलब जो pastoral elegy है वो invocation के साथ शुरू होती है, muse को invoke किया जाता है so that the poet could express his suffering, और इसमें फ्यूनरल प्रोसेशन को भी डिस्क्राइब किया जाता है
और एक जस्टिफिकेशन के साथ एंड होती है। इसमें बाद में पोएट एक जस्टिफिकेशन एक्सप्रेस करता है, नेचर के लॉ को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस के साथ पोएम खत्म होती है। द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द इंग्लिश पैस्टोरल एलिजी इज जॉन मिल्टन्स लिसिडस written on the death of Edward King, a college friend. Other notable pastoral elegies are P.B. Shelley's Adonais on the death of the poet John Keats. यूपी पीजीटी में, टीजीटी में ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इनफैक्ट मिल्टन आपके टीजीटी में हैं, लिसिडस के बारे में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। पीजीटी में आपके शेली एंड अर्नल्ड भी हैं, तो इसमें क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, एडोनाइस है क्या या किसके डेथ के बारे में है ये। Then Matthew Arnold's Thyrsis on the death of the poet Arthur Hugh Cloud. तो these are very popular pastoral elegies. प्लीज़ इनको याद रखिएगा। थैरसिस का पोएट कौन है, एडोनिस का पोएट कौन है, लेसिडस का पोएट कौन है, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सब्जेक्टिव पोएट्री की तरफ अगर चलें तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है द ओड। इन ग्रीक द वर्ड ओड मीन्स अ सॉन्ग। Like the lyric, the ode also originated in ancient Greece. The Greek poet Pindar was the first to write odes. Later on, the form was practiced with certain modification by the Roman poet Horace. मतलब स्टार्टिंग हुई पिंडार से, बट होरेस ने इसमें थोड़ा सा जस्ट मॉडिफिकेशन करके लिया है। The Greeks used the ode for a song that was sung with the lyre or to the accompaniment of some dance. An English ode may be defined as a lyric poem of elaborated metrical structure, solemn in tone, and usually taking the form of address to some abstraction. It is not written about, but written to. इसका मतलब अब जब इंग्लिश सोनेट की हम बात करते हैं तो इंग्लिश सोनेट का सीधा सीधा मतलब हो गया, नाउ इट इज़ एड्रेस्ड, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। ये किसी न किसी को एड्रेस किया जाता है। अगर आप ओ टू द वेस्ट विंड देखेंगे तो वेस्ट विंड को एड्रेस करके लिखी गई है। ओ टू ऑटम को देखेंगे तो ऑटम सीजन को एड्रेस करके लिखा गया है। तो इंग्लिश सोनेट्स में अब किसी न किसी को एड्रेस करके ही लिखा जाता है। दैट्स वाई इट इज़ रिटन कि इट इज़ नॉट रिटन अबाउट बट रिटन टू। इट्स थीम इज डिग्निफाइड एंड एक्सॉल्टेड। द मेट्रिकल पैटर्न मे बी रेगुलर और इरेगुलर बट इट इज़ ऑलवेज एलेबोरेट एंड ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट। अगर हम ओड्स के काइंड्स की तरफ चलें तो पहला है द पिंडारिक ओड। स्पेशली द पिंडारिक एंड होरेशियन दो ओड्स हम पढ़ते हैं, बट अगर हम पहला ओड जो पिंडारिक ओड है उसको डिफाइन करते हैं। पिंडार वॉज द फादर ऑफ पिंडारिक और कोरिक ओड। इट वॉज यूजली रिटन इन द ऑनर ऑफ द गॉड्स और टू सिंग द विक्ट्रीज, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिम्फल ओड। द पिंडारिक ओड हैज़ अ फिक्स्ड स्टैंजा स्ट्रक्चर और पैटर्न। द नंबर ऑफ स्टैंजाज में वेरी बट दे आर अरेंज्ड इनटू 3 ग्रुप्स एंड ईच इज कॉल्ड अ ट्राइड। यानी कि पिंडारिक जो ओड्स थे हो सकता है वो कई स्टैंजाज में लिखे जाते थे, बट सारे स्टैंजाज 3 ग्रुप में डिवाइड होते थे और हर एक ग्रुप को बोलते हैं ट्रायड। द फर्स्ट स्टैंजा इन ईच ट्रायड इज कॉल्ड स्ट्रोफे। यानी कि हर ट्रायड का जो पहला स्टैंजा हुआ करता था उसे हम बोलते थे स्ट्रोफे। इट वॉज संग बाय द डांसिंग कोरस एज इट मूव्ड टू द लेफ्ट, एंड द सेकेंड स्टैंजा इन ईच ट्रायड इज कॉल्ड एन एंटेस्ट्रोफे. It was sung by the chorus as it moved to the right. The third stanza in each triad is called an epode. It was sung by the chorus as it stood still or stationary. The regular or Pindaric ode was introduced into England by Ben Jonson's ode to the immortal memory and friendship of that noble pair, Sir Lucius Carey and Sir H. Marison. 1629. The poet Abraham Cowley 1618-1667 imitated the Pindaric odes, but he used long irregular stanzas without fixed system of meter or rhyme. The long irregular stanza form used by Cowley in his odes has become popular in England. Some great odes in this form are Shelley's Ode to Liberty, Wordsworth's Immortality Ode, and Tennyson's Ode on the Death of Duke Wellington. The true Pindaric odes in triadic form were written by John Dryden, Ode to St. Cecilia and Alexander Feats, and Thomas Gray's The Bard and the Progress of Poesy. Second ode is the Horatian Ode. The Horatian Ode consists of a number of stanzas with a more or less regular metrical structure, but without any division into triads of the Pindaric. It means जैसे
पिंडार का ओड 3 ग्रुप में बटा था और हर एक ग्रुप को हम क्या बोलते थे, ट्रायड, और हर ट्रायड में स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे, एनीपोड होते थे। बट होरेशियन ओड में ये ट्रायड्स का कोई रोल नहीं था। दे वर नॉट डिवाइडेड इनटू ट्रायड्स। इट मे बी राइम्ड और अनराइम्ड। दिस इज पर्सनल, मीन नॉट कोरिक, इसमें कोरस का कोई रोल नहीं था। विदाउट द एलेबोरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पिंडारिक। मेनी popular English odes are written in this form, such as Collins' Ode to Evening, Gray's Ode to the West Wind, and Eton Ode, Wordsworth's Ode to Duty, Shelley's Ode to the West Wind, and Keats' Ode to a Nightingale and Ode to Autumn. यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ग्रे का भी Ode to the West Wind है एंड शेली का भी Ode to the West Wind है। वो दोनों अलग अलग पोएम्स हैं। ओड के बाद हम आते हैं द सोनेट पे। द सोनेट इज ऑल्सो इन द जॉनर ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री। The word sonnet is derived from the Italian word sonetto, which means a sound. It is a lyric poem consisting of a single stanza of 14 iambic pentameter lines connected by an intricate rhyme scheme. तो सिंपल तरीके से आप समझिए, sonnet is a poem of 14 lines, जिनकी अपनी एक intricate rhyme scheme होती है। Italian poet Petrarch was the first to use this form of lyric to express his love to his beloved Laura. The Petrarchan sonnet characteristically treats its theme in 2 parts. The first 8 lines, the octave, state a problem, ask a question or express an emotional tension. तो it means 8 और 6 14 लाइनों की पोएम होती थी सोनेट, जिसमें 8 लाइन्स का यानी कि ऑक्टेव, उसमें एक प्रॉब्लम को रेज किया जाता था एंड देन द लास्ट 6 लाइन्स द सेस्टेट, उसमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता था। मीन जो लास्ट 6 लाइन्स होती थी, they used to resolve the problem, answer the question or relieve the tension. The octave is rhymed ABBA ABBA, and the rhyming scheme of the sestet varies. It may be CDE CDE या CDC CDC or CDE DCE. Sir Thomas Wyatt was the first to imitate the Petrarchan sonnet in its form and subject in England in the early 16th century. Means Sir Thomas Wyatt was the first जिन्होंने पेट्राचन सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उनका सब्जेक्ट और उनका फॉर्म सेम वैसा ही था जैसा कि पेट्रार्च का। द पेट्राचन फॉर्म वॉज लेटर यूज्ड बाय मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, क्रिस्टीना रोसेटी एंड मेनी अदर सोनेटियर्स। एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है मिल्टन की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसकी पहली लाइन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो इसका राइम स्कीम ABBA CDE ही निकल के आती है, जो टिपिकल पेट्राचन फॉर्म पे है। लंदन 1802 बाय वर्ड्सवर्थ, ये भी पोएम पूरा पेट्राचन पैटर्न पे है, पेट्राचन फॉर्म पे है। आप इसको देख सकते हैं ABBA जैसा हमने बताया था, बट लास्ट सेस्टेट वेरी करता है, जैसा कि CDD एंड ECE। Though it was Sir Thomas Wyatt who introduced the Petrarchan sonnet into England, but it was Henry Howard, Earl of Surrey, who invented the English sonnet. इसका मतलब सर टॉमस वेट इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस तो किए थे पेट्राचन सोनेट को, बट जो सर हेनरी मीन अर्ल ऑफ सरे ने सोनेट लिखना शुरू किया, वो टोटली उन्होंने फॉर्म बदल दिया। उनका जो स्ट्रक्चर था, दो ही फॉलोड द सेम सब्जेक्ट मैटर, यानी सब्जेक्ट मैटर सेम था जैसा कि सर टॉमस वेट का, बट ही चेंज हिज स्ट्रक्चर, लेकिन उनके सोनेट का स्ट्रक्चर बदल गया। नाउ ही डिवाइडेड हिज सोनेट्स इनटू 3 क्वार्टरेंस फॉलोड बाय ए कपलेट, यानी अब वो पूरा 14 लाइनों में 12 लाइनों की यानी 4 लाइनों की 3 क्वार्टरेंस में उन्होंने डिवाइड कर दिया, और हर 4 लाइनों के ग्रुप को हम क्वार्टरेंस बोलते हैं, यानी कि 3 क्वार्टरेंस फॉलोड बाय ए कपलेट। अब जो राइम स्कीम निकल के आई वो थी ABAB, CD EF GG, एंड दिस सोनेट मीन जो ये सोनेट का स्ट्रक्चर था, अब सबसे ज़्यादा शेक्सपियर ने इसको यूज़ किया, इसलिए अब इसे हम शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस इज अ सोनेट 18 बाय शेक्सपियर। अब इसका प्राइम स्कीम देखिए, ABAB, CD EF एंड GG। शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट के बाद आता है हमारा स्पेंसरियन सोनेट। अब एडमंड स्पेंसर also followed the same subject of courtly love in his sonnets, but he wrote them with a little change. अब जो इन्होंने चेंज लाया वो कैसा चेंज लाया, इनके जो क्वार्टरेंस थे,
क्वार्टरेंस इनमें भी थे, 3 क्वार्टरेंस फॉलोड बाय अ कपलेट, बट इनके क्वार्टरेंस कनेक्टेड थे। जैसे राइम स्कीम देखिए, ए बी और फिर बी सी, फिर सी डी एंड देन ई। इसका मतलब इनके राइम स्कीम से इनके क्वार्टरेंस कनेक्टेड थे। ए बी तो ए और बी चला, फिर बी सी यानी बी कनेक्ट हो गया सी से, फिर सी डी यानी सी कनेक्ट हो गया अगले सी से। तो इनके यानी कि लास्ट मतलब 4 लाइन्स में जो 4th लाइन और सेकेंड क्वार्टर की जो फर्स्ट लाइन है वो राइम कर रही है। ऐसे ही जो इनकी 8th लाइन है और जो इनकी 3rd क्वार्टरेंस की पहली लाइन है, यानी कि सेकेंड क्वार्टर की लास्ट लाइन एंड 3rd क्वार्टरेंस की पहली लाइन, वो भी कनेक्ट हो रही है। यानी कि पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बी फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, सेकेंड क्वार्टर में सी, यानी कि इंटरकनेक्टेड हैं इनके क्वार्टरेंस। यहाँ तक था सब्जेक्टिव पोएट्री। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव पोएट्री की तरफ। ऑब्जेक्टिव पोएट्री में सबसे पहला जो पढ़ते हैं हम काइंड्स वो है दैट इज़ द बैलेड। द बैलेड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स। याद रखिएगा, इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स, यानी कि काव्य में कही गई एक छोटी सी कविता होती है। ओरिजिनली अ बैलेड वॉज अ नैरेटिव सॉन्ग sung to the accompaniment of dancing. Through the ballads, stories of love, heroic exploits, and some supernatural incidents were narrated. Gradually, the dance accompaniment lost its existence in the ballad, and it started to be recited to an audience sitting still. Its metrical form also became fixed. The most common stanza form a ballad is written in is the ballad stanza form of 4 lines. यानी जो ballad stanza form इसका मेन स्ट्रक्चर है, ballad stanza form में लिखा जाता है एक ballad, और ballad stanza form होता है 4 लाइनों का। This form consists of alternating 4 and 3 stress line. Usually only the second and 4th lines rhyme in an ABCB pattern. जो पैटर्न होता है इनका ABCB होता है। Dialogue is also an indispensable feature of a ballad. तो यूजली जो स्टोरी होती है डायलॉग फॉर्म में होती है, जैसे आप लव एलिड एंड सन्स मर्सी में देखते होंगे, ओ व्हाट कैन हेल दी नाइट एट आर्म्स, इस तरीके से लाइनें चलती हैं। जनरली इन एवरी बैलेड देयर इज अ रेफ्रेन। रेफ्रेन क्या होता है? एक ऐसी लाइन या फ्रेज होती है जो अगेन अगेन रिपीट होती है। जैसे व्हाट कैन हेल दी नाइट एट आर्म, यही लाइन कई बार रिपीट हुई है लव एलिड एंड सन्स मर्सी में। यूज ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इज एन इम्पेरेटिव फीचर ऑफ अ बैलेड। John Keats and Coleridge's ballads are best example in this regard. अगर हम बैलेड के एग्जाम्पल को देखें तो वी कैन टेक अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ बैलेड, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज। इसमें देखिए राइम स्कीम ABCB आ रही है, मैरिनर 3 I me। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 and me यानी कि सेकेंड लाइन एंड 4th लाइन राइम कर रही हैं और मैरिनर एंड I राइम नहीं कर रही हैं। तो ABCB के पैटर्न पे बैलेड स्टैंजा फॉर्म चलता है। जॉन कीट्स का आप देख सकते हैं लव एलिड एंड सन्स मर्सी ABCB, आर्म्स लॉइटरिंग, लेक सिंग, आर्म्स बिगॉन फुल एंड डॉन, मीन ABCB के पैटर्न पे चलता है ये भी। द सॉन्ग ऑफ वॉन्डरिंग एंगर्स बाय विलियम बटलर येट्स एंड एनाबेल ली बाय एडगार एलन पो एंड गुंगा दिन बाय रुडयार्ड किपलिंग आर सम अदर इंपॉर्टेंट बैलेड्स। ऑब्जेक्टिव पोएट्री के जॉनर में जो सेकेंड form of poetry हम पढ़ रहे हैं that is the epic. The word epic is derived from the ancient Greek adjective epikos, which means a poetic story. In literature, an epic is a long narrative poem, which is usually related to heroic deeds of a person of an unusual courage and unparalleled bravery. In order to depict this bravery and courage, the epic uses grandiose style. There are two kinds of epic. Epic of growth and epic of art. Epic of growth is not an imaginary work of a poet. It means जो epic of growth है ये पोएट का कोई इमेजिनेशन नहीं होता, बल्कि जो पोएट स्टोरी सुनते हुए सोसाइटी आती है उसी को वो सब्जेक्ट बना के उस पर लिखता है। लेकिन जो epic of art होता है इट इज़ टोटली द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट। तो ये पोएट का खुद का आर्टिस्टिक इमेजिनेशन होता है। Epic of art, on the other hand, is an artistic imitation of the manner and style of the epic of growth. Right? होमर की इलियड है, ये एपिक ऑफ ग्रोथ का एग्जाम्पल है, जबकि वर्जिल्स की एनीड या मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, ये एपिक ऑफ आर्ट का एग्जाम्पल है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिक की जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि दिस एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटन इन 12 बुक्स। यूजुअली एपिक 12 बुक्स में लिखी जाती हैं।
Homer's and Milton's epics are in 12 books. The epic always deals with the heroic exploits and deeds of valor of its hero. Its hero is a man of extraordinary physical prowess. We see the character of Saturn in Paradise Lost with the extraordinary qualities. All events and adventures run around the central figure of the epic, yani its hero. The supernatural elements plays an important role in an epic. These elements interrupt the main action. In Iliad, the gods intervenes in the war of Troy. The epic must reflect the time of the epic must reflect the life of the times it is written in. यानी जिस भी एज की बात हो रही है उस एपिक में, उस एज की लाइफ को हम एक्सप्रेस करते हैं एपिक में. It is the embodiment of the spirit of the age in which it is written. The purpose of the epic is always a moral. लास्ट में एपिक के एक हम मोरल लेसन पाते हैं. हम रामायण देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं, ये भी एपिक्स हैं और इनमें हमेशा हम एक मोरल लेसन पाते हैं. As in Paradise Lost, the purpose of the poem is to justify the ways of God to men. The theme of an epic is always sublime and its diction is grand and elevated. The epic always begins with the invocation to some heavenly power, such as Milton invokes the muse to inspire him to write Paradise Lost. Wordsworth's Prelude, Keats' Hyperion, and Byron's Don Juan are some important epics written in English. After epic, it is the mock epic. A mock epic or mock heroic is a parody or burlesque which imitates the elaborate form and ceremonious style of the epic to narrate a trivial subject matter. यानी किसी ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर को एपिक के स्टाइल में एलोबोरेट करना, उसी सेरेमोनियस स्टाइल में एलोबोरेट करना ही मॉक एपिक है. इट मीन्स मॉक एपिक में ट्रिवियल सब्जेक्ट को बहुत ही ग्रैंडाइज मैनर में एक्सप्रेस किया जाता है. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल वी हैव द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप. द पोएम हैज ऑल द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ मॉक एपिक. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम इज कटिंग अ लॉक ऑफ हेयर. द ट्रिवियल सब्जेक्ट इज वेल एग्जैजरेटेड एंड ग्लोरीफाइड. ऐसा ग्लोरीफाई तरीके से उसको एग्जैजरेट किया गया जैसा कि ट्रोजन वॉर लड़ा जा रहा है. अ मॉक एपिक इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एपिक हीरो हैज अ लाइट कैरेक्टर एज इट्स सेंट्रल फिगर. इन द रेप ऑफ द लॉक, बेलिंडा, अ यंग बेले, इज इट्स सेंट्रल फिगर. बेले मीन यंग लेडी. Instead of dealing with the warlike activities, a mock epic like The Rape of the Lock deals with the bodkin, a pinch of snuff and the killing eyes of the young women. इसका मतलब warlike activities तो दिखाई जाएंगी, but वो trivial objects के साथ, उसमें बहुत हाई प्रोफाइल्स एक्टिविटीज़ नहीं होती, बहुत ही लाइट इंसिडेंट्स होते हैं. उनको इस तरीके से इस वॉर लाइक मैनर में एक्सप्रेस किया जाता है जैसे कोई ग्रेट वॉर लड़ा जा रहा है. Thus we see The Rape of the Lock applies all the essential characteristics of epic genre to deal a trivial subject. The ancient mock epic The Battle of the Frog and Mice, a parody of Homer's Iliad, Jonathan Swift's Tale of a Tub and Battle of the Books, and Pope's Dunciad are some other finest examples of the mock epic. In the objective poetry, we have another form of objective poetry that is called dramatic monologue. The dramatic monologue is an important genre of the objective poetry. The dramatic monologue is a poem in which the thoughts and emotions of an imaginary speaker are expressed. In a dramatic monologue, the poet does not speak himself, but he merged his identity with that of the speaker. In a dramatic monologue, the presence of the listener is felt through the hints given by the speaker. यानी कि हम जब पोएम पढ़ेंगे तो ऐसा लगे कि कोई वहाँ सुनने वाला है, लिसनर है, लेकिन लिसनर का कोई जिक्र नहीं होता पोएम में, बल्कि जो स्पीकर के हिंट्स देता है उससे हम रियलाइज करते हैं कि देयर इज सम लिसनर. Through the dramatic monologue, the character or mental state of the speaker can be judged. Robert Browning, in his dramatic monologues, has made us understand the characters of Duke in My Last Duchess and Andrea in Andrea del Sarto. Ulysses is also a very important example of dramatic monologue in which Tennyson analyzes the character of Ulysses, the king of Ithaca. And the next and the last kinds of objective poetry is the idyll. An idyll is a short poem descriptive of rustic life, written in the style of Theocritus' short pastoral poems, the idyll. An idyll may stand alone or may form a kind of interlude in a longer composition. It means एक idyll जो होता है वो अकेले भी हो सकती है एक पोएम के तौर पे, या किसी लॉन्गर कॉम्पोजिशन में एक इंटरल्यूड के तौर पे भी idyll को लिखा जा सकता है. Two main characteristics of an idyll are its brevity एंड पिक्टोरियल इफेक्ट. ब्रेविटी मतलब होता है कंसाइजनेस,
बहुत ही छोटा होना यानी कम शब्दों में ज़्यादा बातें करना ही ब्रेविटी कहलाती है। एंड देन पिक्टोरियल इफेक्ट मतलब इसमें पिक्चर क्वालिटी होती है। जब ये नरेट किया जाता है तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई पिक्चर हम देख रहे हैं। More often than not, an idyll gives us idealized, poetic pictures of the life and doings of rural folks in rural setting. इसका मतलब आइडल में जो सेटिंग होती है वो बहुत ही रूरल सेटिंग होती है और रूरल फोक्स के बारे में बात किया जाता है, यानी कि रूरल पीपल के बारे में डिस्क्रिप्शंस होते हैं। इट डील्स विद द सिंपल लाइफ एंड हैंस द लैंग्वेज इज ऑल्सो सिंपल। द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ आइडल्स आर टेनिसन्स आइडल्स ऑफ द किंग एंड ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक आइडल्स। तो दीज आर two important genres of poetry, that is called subjective poetry and objective poetry. I have tried my level best to make you understand these kinds of poetry. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा and thank you very much for this video. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछने हैं इसमें तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई कैन गिव यू द आंसर्स। थैंक यू।